नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। देश में कोरोना फुल स्पीड पर है और साथ ही सियासत भी फुल स्पीड पर। सिस्टम पूरी तरह लाचार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के जख्मों पर सियासत का नमक छिड़का जा रहा है। आज दंगल में बात करेंगे कोरोना पर जारी इसी राजनीति को लेकर। आखिर देश कोरोना को कैसे हराएगा? 5 राज्यों के मंत्री हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर बेकाबू हो रहे कोरोना पर काबू पाने का उनका प्लान क्या है। लेकिन उसके पहले आप रिपोर्ट देखिए कि कैसे राजनीतिक बयानबाजी कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर भारी पड़ रही है। शमशान में चिताओं का अनवरत जलना जारी है। कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। ये एक शहर की तस्वीर नहीं, बल्कि देश के उन शहरों की तस्वीर है जहां कोविड-19 महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है। देश में एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। जरा पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालिए। जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला है, वो हर रोज संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 14-14 हजार से ज्यादा केस आए हैं। मध्य प्रदेश और केरल में दैनिक केस का आंकड़ा 10,000 के ऊपर है। तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार भी लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि सरकार आश्वस्त है कि ये दौर भी बीत जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज भी जो अभी आया है, ये फेज भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। देश में जब एक तरफ कोरोना की प्रचंड लहर जारी है, प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट की स्टडी ने संसार को गंभीर चिंता में डाल दिया। द लांसेट में प्रकाशित स्टडी ने उन दावों को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि कोरोना का वायरस हवा से नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ ड्रॉपलेट यानी मरीज के छींकने पर मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। लांसेट की नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना जिस तरह से फैला है, उतनी ही तेजी से हवा के जरिए ही कोई वायरस फैल सकता है। लांसेट की स्टडी में इसके 10 कारण गिनवाए गए हैं। इनमें कहा गया है कि क्वारंटीन होटलों के एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों में भी कोरोना फैला, जबकि वो एक दूसरे से मिले भी नहीं। स्टडी के मुताबिक ऐसा होना हवा के जरिए ही संभव है। स्टडी में उन इमारतों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा पाया गया जहां वेंटिलेशन की सुविधा कम थी। यही नहीं, स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर सिर्फ ड्रॉपलेट से कोरोना फैलता तो अस्पतालों में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट समेत तमाम सुरक्षा उपायों से लैस होते हैं, उनमें कोरोना नहीं फैलना चाहिए था। यकीनन ये नई स्टडी बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि हवा के जरिए फैलने वाले संक्रमण को रोकना आसान नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज सबसे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आ रहे हैं। उनसे कुछ सीधे सवाल करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और केंद्र ऐसा लगता है आमने सामने हो गए। मलिक साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। उद्धव ठाकरे पीएम से बात करना चाहते थे, सुना आज, लेकिन बात हो नहीं पाई। क्या हुआ, क्या कहा गया? प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री संपर्क करना चाहते हैं सुबह से। 2 विषय है कि जो ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, जो स्टील प्लांट है उनकी प्रोडक्शन कम करके वहां से सप्लाई किस तरह से जल्द पहुंचाया जा सकता है, एक विषय वो है। दूसरा, जो एक्सपोर्ट के लिए रेमडेसिविर बनाई गई थी, उसे महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में बेचने की परमिशन दी जाए। ये 2 विषयों पे मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते थे और प्रधानमंत्री जी बंगाल के लेकिन मलिक साहब, केंद्र की सरकार तो कह रही है महाराष्ट्र के पास काफी रेमडेसिविर भी है, ऑक्सीजन भी है, अवेलेबिलिटी पूरी है, लेकिन मिल नहीं रही लोगों को।
इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऑक्सीजन तो जो 1250 KL है, उसमें किसी तरह से जो प्राइवेट स्टील बनाने वाली कंपनी है वो पूरी तरह से हमें सहयोग कर रही। हमें और ऑक्सीजन लगभग 300-400 टन की जरूरत है जो अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। हमें विशाखापट्टनम से ले लो, हमें बंगाल से ले लो, 1500 किलोमीटर दूर से कहा जा रहा है, जबकि भिलाई जैसा स्टील प्लांट हमारे बगल में है। हो सकता है जबलपुर तक हम पहुंच जाएं। हमारे से नज़दीक में बहुत सारी स्टील के प्लांट है अन्य राज्यों में जहां से स्टील के प्लांट से ऑक्सीजन लाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो रही है। जब लोग मरते हैं तो कहीं ना कहीं युद्धजन परिस्थिति बन जाती है, तो पूरी फौजी जो हमारा यंत्रणा है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऑक्सीजन लिफ्ट करके पहुंचाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय प्रयास कर रहे हैं। खत भी लिखा है। और रेमडेसिविर का जहां तक सवाल है, रेमडेसिविर के जो एक्सपोर्टर हैं 16 कंपनियां, उनके पास 20 लाख वायल हैं, ऐसी जानकारी है। कल तो विरोधी पक्ष नेता के साथ 2 दिन पहले जो हमारे परवीन दरेकर जी हैं, हमारे FDA के मिनिस्टर से मिलने के लिए ब्रूक फार्मा नाम की कंपनी के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि 50,000 वायल देने के लिए तैयार है, इनको आप परमिशन दे दो। हमने ऑर्डर निकाल दिया। आज सुबह वो कह रहे हैं कि हम 5,000 नहीं दे सकते। तो जो हम कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए, लेकिन हमने भी फैसला किया है कि जिनके भी स्टॉक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक हैं वो सारे जब्त करने के लिए मलिक साहब, हमारे सरकार आप मंत्री हैं सर। FDO को आदेश दिए हैं। मलिक साहब, और जो विदेश, आप मंत्री हैं, दबाव कौन डाल रहा है? साफ साफ बताइए ना। आपको पता नहीं क्या, या आपको पता है? ये जब विरोधी पक्ष नेता दरेकर जी लेके आते हैं ब्रूक फार्मा को, उसकी फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज के आधे घंटे के भीतर आदेश दिया जाता है। फिर 2 दिन के बाद वही कंपनी कहती है कि मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है। सीधे सीधे हमारा कहना है केंद्र की सरकार ये भेदभाव वाला रवैया अपना रही है जो बहुत घातक है। लोग मर रहे हैं और बीजेपी राजनीति करना चाहती है, ये महाराष्ट्र की जनता मलिक देख साहब, रही है, केंद्र की देश तरफ देख से रहा है। पीयूष गोयल ने आज मोर्चा संभाला था। सबक सिखाई। पीयूष गोयल ने कहा कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, अयोग्य है। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड पर लोगों को दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन मिल जाए, दवाई मिल जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमने टेंडर फ्लोट किया था 6 लाख वायल का, लोगों ने कोटेशन नहीं भरा। फिर हमने ब्रेक करके टेंडर फिर निकाले हैं। कहा जा रहा है कि 25 तारीख से जो भी प्रोडक्ट है जो भारत में बेचने के लिए अब बनना शुरू हुआ है, वो 25 तारीख से नियमित रूप से लोगों को मिल पाएगा। लेकिन आने वाले 8 दिनों में कम से कम महाराष्ट्र को अकेले 5-6 लाख वायल की जरूरत पड़ेगी। देश में अगर देखा जाए तो ये सारी अगर दवाएं सरकार खुला कर दे सरकारों को खरीदने के लिए, तो हमें लगता है 6 दिन जो 8 दिन क्राइसिस है वो नहीं होगा। लेकिन केंद्र की सरकार ये निर्णय नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कि किसी व्यक्ति को कमाने का मौका देना है या इसको लेकर राजनीति अगले 8 करना दिन है? के लिए इसका जवाब केंद्र ही दे सकता है। अगले 8 दिन के लिए आपका प्लान क्या है? जो भी आपका इमरजेंसी प्लान होगा, कुछ ऑर्डर्स दिए होंगे आपने, क्या किया? देखिए, हमने तो खरीदी के लिए जिला अधिकारियों को अधिकार दे दिए कि आप दाम को लेके बहुत रिजिड ना होइए, जिस भी दाम में मिले सरकारी अस्पतालों में खरीद के वो पूरी तरह से उसे सप्लाई करिए। महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने सिप्ला से लंदन से परचेज का ऑर्डर दिया था, जिसमें 2 लाख वायल के ऑर्डर प्लेस हुए थे। 1300 रुपया प्रति वायल के 600 रुपया के रेट थे। लेकिन उन्हें अंदाजा था, तो सिप्ला से इंपोर्ट करके 2 लाख वायल का ऑर्डर दिया गया है। कुछ वायल आए हैं महानगर पालिका के अस्पतालों में, वो उपलब्ध हैं। तो ये एक्सपोर्ट के बजाय इंपोर्ट करने का निर्णय ये महानगर पालिका ने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं। नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर आने के लिए, इस घड़ी में बात करने के लिए। हम आपको सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सिस्टम के अंदर उसके बाद करने में सक्षम हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ लेकिन होंगे। जिस पहले तेजी सुनते के हैं साथ केजरीवाल। कोरोना बढ़ रहा है, अभी किसी को नहीं पता इसकी पीक कहां पे आएगी। जैसा मैंने बताया परसों
हजार थे, कल के केसेस पिछले 24 घंटे के 24,000 आए हैं। कल कितने होंगे, फिर परसों कितने होंगे और फिर उसके बाद कितने होंगे, किसी को नहीं कह सकते। इसीलिए हमें अपनी तैयारियां और बढ़ चढ़ के करनी पड़ेंगी। हम इस वक्त जरा सी भी आलस नहीं कर सकते, जरा सी भी सांस नहीं ले सकते। इस वक्त हमें 24 घंटे मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा इंतजाम आगे करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोरोना उतना हो जाता है तो हम एक कदम कोरोना से आगे होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीजें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीजें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, दिल्ली केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। जैसे अगर मैं बताऊं, जो मेन ऑल इंडिया मेडिकल है उसमें 1162 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 23 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसमें 2900 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 204 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो मेरा एक उनसे निवेदन था कि कम से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए अगर रिजर्व, तो एकदम से 3-4 हज़ार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीजों को मिल सकते हैं और उसी तरह से आईसीयू के अंदर भी बेड्स दिए जाएं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। ये भी सामने ऐसी खबरें आई हैं कि ये कुछ दवाइयां जिनकी शॉर्टेज हो रही है, इसकी शायद कभी ना रही हो, होर्डिंग ना हो रही हो। तो आज अफसरों की मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके ऊपर रेड मार के और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई भी इन दवाइयों की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाया जाता है। तो एक शिकायत ये आ रही है और ये सही भी है कि टेस्ट्स में अचानक दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश में अकेला शहर था जहाँ 24 घंटे में टेस्ट के रिजल्ट आया करते थे। पिछले कुछ दिनों से 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं टेस्ट्स में, ये शिकायतें आ रही हैं। और उसका कारण ये है कि कुछ लैब्स ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाने चालू कर दिए हैं। उनकी कैपेसिटी मान लीजिए 5,000 की है दिन की, वो 10,000 ले लेते हैं, 15,000 सैंपल डेली ले लेते हैं और वो एक देने सैंपल का रिजल्ट देने में उनको 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। इससे नुकसान आप समझिए कि एक सीरियस मरीज, उसने आज सैंपल, उसका रिजल्ट अगर 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन के अंदर तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ऐसी लैब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाते हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देते। और सभी डीएम्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी लैब को सैंपल देने के पहले देखें कि उनके पास कुछ पेंडिंग सैंपल्स तो नहीं पड़े हुए हैं। उन लैब्स को बिल्कुल सैंपल ना दिए जाएं जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ देखने को मिले, हमारा एक ऐप है दिल्ली सरकार का, उस ऐप में आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चलता है कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड भरे हुए हैं, कितने बेड कोरोना के खाली हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। रियल टाइम बेसिस के ऊपर इस ऐप पे आप देख सकते हो। और ये ऐप हम नहीं चलाते, हर हॉस्पिटल को हमने पासवर्ड दिया हुआ है, वो हॉस्पिटल वाले खुद उसमें डेटा भरते हैं। तो जिस हॉस्पिटल ने अपने ऐप में, हमारे दिल्ली सरकार के ऐप में भरा हुआ है कि अभी मेरे पास 40 बेड खाली हैं, और कोई वहां जाता है और बेड मांगता है और अस्पताल मना कर देता है, तो ये इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ऐप में दिखा रहे हैं कि बेड है, अस्पताल बेड दे नहीं रहे, वहां जाते हैं तो कहते हैं बेड खाली नहीं है।
ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो गलत जानकारी भर रहे हैं, जो फ़ोन पे ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं और ऐप में होते हुए भी अगर वो मरीज को बेड नहीं देते हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए हमें मजबूरी में ये वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। चारों तरफ से खबर आ रही है कि लोग इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अगर स्थिति और गंभीर होती है और अगर हमें जो भी कदम इसको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम कदम उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक जैसे आपने मेरा साथ दिया, हर कदम पे जो भी कदम आपने साथ दिया, आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बेड्स की कमी पर, ऑक्सीजन की कमी पर, रेमडेसिविर की कमी पर केंद्र सरकार से हमने मदद मांगी है। और यह कहा कि पिछली बार जब लहर का कहर कम था तो ज्यादा बेड्स केंद्र ने मुहैया कराए थे, लेकिन इस बार केवल 1800 बेड्स मुहैया कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अरविंद केजरीवाल ने बात की और साथ ही आज तक ने जो खबर आपको दस्तक में दिखाई थी कि ऐप पर बेड्स उपलब्ध हैं लेकिन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने उसको लेकर बड़ा ऐलान किया है कि ऐसे अस्पताल जो गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर ऐप पर बेड उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को बेड देने से इंकार कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं टीएस सिंह देव, वो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह जी आ गए हैं, वो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। हमारे साथ राज्यसभा के सदस्य सैयद जफर इस्लाम आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता चरण सिंह सापड़ा हमारे साथ आ गए हैं। टीएस सिंह देव साहब, छत्तीसगढ़ में भी हालात वही हैं जो महाराष्ट्र और दिल्ली कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है? रोहित जी प्रणाम। सभी पैनल में साथ सहभागी बने सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम, दर्शकों को भी। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की जो निर्माण हो रही है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमाओं में, उससे हमारे फैसिलिटीज में पहुंचाने की हमको सिलेंडर्स इत्यादि की कमी पड़ रही है। जंबो सिलेंडर, 10 लीटर के सिलेंडर, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोगों से बैठक ली थी, उसमें हम लोगों ने इस बात को रखा। उसके पहले ही उन्होंने कहा था कि हमारे विभाग के अधिकारियों की सूचना उनके अधिकारियों को मिली थी और उस पर वो कदम उठा रहे हैं। तो ये स्वागत ही होगा कि हमको अगर जंबो सिलेंडर और 10 लीटर कैपेसिटी वाले जो छोटे वाले सिलेंडर हैं वो उपलब्ध करा दें। फिलहाल छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन में सरप्लस स्टेट है। ये स्थिति आगे के लिए नियंत्रण करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी जानकारी दी गई थी कि गृह मंत्री जी ने ऑक्सीजन के सप्लाई पे एक आदेश जारी किया है कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य में जा रहे ऑक्सीजन को नहीं रोकेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है जहाँ सरप्लस है, लेकिन जिस राज्य में निर्माण हो रहा है यदि कमी की स्थिति आई तो ऐसे आदेश फिर उसमें पुनर्विचार करने चाहिए। हालांकि ये महीने के आखिरी तक के ही आदेश है, ऐसा बताया गया था। और यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है ये बहुत चिंताजनक, करीब औसतन 100 में 30 प्रकरण, 30 की टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट आ रही है। मृत्यु दर संख्या हमारी चिंताजनक, 130, 140, 150 प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। ये विडंबना है कि मृत्यु की संख्या बढ़ी है और काफी बढ़ी दिखी है, किंतु जो डेथ रेट है, केस फेटिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं, वो गिरा है। ये क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं उसकी तुलना में डेथ कम दिख रही है। लेकिन सिंहदेव साहब, आप ईमानदारी से बात करते हैं इसलिए सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि सरकारें हार गई हैं कोरोना के आगे? कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था कोरोना से लड़ पाने की स्थिति में नहीं है? छत्तीसगढ़ से भी तस्वीरें जो आ रही हैं वो दिल दहलाती हैं। हाँ, नहीं, इसमें कोई बात नहीं है कि कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो खामियां के तौर पे दिखती हैं, लेकिन उससे ये आकलन करना भी उचित नहीं है कि पूरी व्यवस्था वैसे ही है। एक शव को अगर किसी ट्रॉली में ले जाते हुए हमने देखा तो हर शव को वैसे ही कचड़े की ट्रॉली में ले जाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत चित्रण हो जाएगा, बहुत ही गलत सोच हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन कमियां हैं, हारने का कोई प्रश्न नहीं उठता। चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। रेमडेसिविर की अपनी अगर सप्लाई कम है उसके लिए भी कल ही टेंडर निकाला है, और ये टेंडर का सप्लाई अगर सफल हो जाता है तो हर हफ्ते अगले 3 हफ्तों के लिए हमको 30,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर के मिल जाएंगे। ठीक है, उस कंपनी के जो राष्ट्र में रेट है
उस रेट के अनुपात में हायर रेट हमको मिला है। और सिप्ला जैसी कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मानी जाती हैं, हाँ। उनने हमसे टेंडर लेके इनकार कर दिया सामान देने का जो पुराना था। तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हारना रोहित जी बिल्कुल नहीं, हारे हम बिल्कुल नहीं है। एक दबाव की स्थिति है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कमियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन सफलता मिलेगी। वापस आता हूं टीएस सिंहदेव साहब। प्रताप जी आपके पास आऊं, उसके पहले हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज, जरा उनसे एक दो सवाल फटाफट कर ले। विज साहब, बिना किसी लाग लपेट के, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकारों के बस में नहीं है आप रोकना इसको? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके लिए काम कर रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बात ठीक है कि ये जो स्ट्रेन है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन हमने उसके लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं। सर आज का टोटल हरियाणा का 3,42,077, नए बढ़े केस 6,277। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इंतजाम किया हुआ है। मेरे पास 11,000 आवाज बिल्कुल, इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमने इंतजाम किया हुआ है। मेरे पास 11,000 आइसोलेशन बेड्स हैं, 2,000 मेरे पास आईसीयू बेड्स हैं, 1,000 मेरे पास वेंटिलेटर्स हैं, मेरे पास पीपी किट्स हैं, मेरे पास मास्क हैं, मेरे पास जो जरूरी दवाइयां हैं वो सारी मेरे पास उपलब्ध हैं। और मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश जारी किए हैं कि हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। अगर हमारा सरकारी अस्पताल में जगह नहीं रहती है तो एपिडेमिक एक्ट के तहत वो प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करें। अगर फिर भी जगह फुल हो जाती है तो धर्मशालाओं में, स्कूलों में, होटल्स में कहीं पर भी स्थापित करना पड़ता है, करें। और हमारा ज्यादा जो इस वक्त हमारे ऊपर रश पड़ रहा है वो दिल्ली से सटे फरीदाबाद और गुड़गांव में पड़ रहा है। वहां पर मैंने आज अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भेजी है ये व्यवस्थाएं कराने के लिए कि वहां पर जाकर देखें कि अगर कहीं पर भी अतिरिक्त व्यवस्था करनी है वो करें। हमें जो भी मरीज आ रहे हैं सर आप कह रहे हैं दवाइयां भी हैं आपके पास, बेड्स भी हैं, अभी कोहराम मचा है ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन की क्या स्टेटस है आपके यहाँ? हरियाणा में कहीं पर कोई ऑक्सीजन की कमी का हमारे पास कोई अभी तक बात नहीं आई है। पूरी तरह से हमने सारी व्यवस्था की हुई है। प्रताप सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, विज साहब के पास फिर आऊंगा। विज साहब थोड़ी देर और रहिएगा हमारे साथ। प्रताप सिंह जी आपके यहाँ क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, दवाओं को लेकर, बेड्स को लेकर? देखिए ऑक्सीजन की ये कमी तो हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि शुरू से चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी और डॉक्टर रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री है, दोनों पूरी तैयारी के साथ मैदान में, पूरी सरकार लगी हुई है, हम सब लगे हुए हैं। लेकिन ये मान के चलिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूरी कंट्री में है। ये जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, इन सब प्राइवेट कंपनियों के लिए भारत सरकार को, सरकारों को, सबको कहीं ना कहीं नियंत्रण में लेने की जरूरत है। इस वक्त यदि कोई कंपनियां गड़बड़ करती है रेट को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, अचानक बीच में तो मरीज कम हो गए थे, अब प्राइवेट कंपनियां यदि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करवा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को आपने यदि कहीं टाई अप किया है तो इंजेक्शन आ जाए। और मैं ये मानता हूं कि अब ये चुनौती बड़ी हो गई, जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज पूरी कंट्री के सामने है, सब स्टेट के सामने है। ऐसे में केंद्र सरकार को बहुत बड़ी भूमिका में नजर आने की जरूरत है और बहुत ज्यादा सीरियसली वॉर लेवल पे काम करने की जरूरत है। लगातार केस बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार उस भूमिका में नजर नहीं आ रही है क्या? उस भूमिका में इसलिए नजर नहीं आ रही कि पहले तो आपने वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर दी, वैक्सीन की कमी आ गई। लोगों को वैक्सीन, जब पूरे देश में वैक्सीनेशन की जरूरत थी तब आपको वैक्सीनेशन पहले देश को देना चाहिए था, आप वैक्सीन लगाते ना सब लोगों को। 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने निर्यात कर दी, वैक्सीन की कमी आ गई पूरे कंट्री में और अचानक पूरी तेजी से लहर आई है। और ये लग रहा था कि लहर कभी भी तेजी से आएगी। मेरा मानना है कि पहले आप भारत को दे दें, आपकी पूरी तैयारी रखें। प्रताप जी, जिस समय भारत वैक्सीन विदेश को दे रहा था, मुझे याद है इसी चैनल पे हम लोग कई दिन इस बहस को कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बैठे, उनके सामने कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने देश की वैक्सीन पे भरोसा ही नहीं था। तब
नहीं, मेरा ये मानना है कि वैक्सीन को लेकर भरोसा कैसे नहीं था, चालू हो गया था, वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, लोग वैक्सीन ले रहे थे और वैक्सीन को लेकर डिमांड थी, सब लगवाना चाहते हैं। अब तो इतनी दहशत है कि हर आदमी भाग भाग के लगवा रहा है। तो ऐसे में यदि कहीं कोई ये बात आई थी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन आप कितने 84 देशों में वैक्सीन दे दी, आप पाकिस्तान में दे रहे हैं, बाकी सब कंट्री में दे रहे हैं, भारत को वैक्सीन नहीं मिल रही। तो ऐसे में भारतवासी की क्या गलती है? ऐसे में तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं चूक हुई है। और मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को सब राज्य सरकारों से वार्ड लेवल पे सारी तैयारी के साथ जो भी कमी स्टेट गवर्नमेंट बताए उनको उपलब्ध करवानी चाहिए, बड़ा पैकेज जारी करना चाहिए, बड़ा पैसा उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं, ये टाइम है जब सबको मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो इस लड़ाई को लड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। जफर साहब, आपस में लड़ाई क्यों हो रही है जब लड़ना कोरोना से चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा रोहित जी आपने। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब मुख्यमंत्री इस तरह के ट्वीट करते हैं और इस तरह के मैसेज जो है मीडिया को देते हैं। हकीकत तो है कि वही मुख्यमंत्री है कि जब लॉकडाउन हुआ था पहली बार, जब कोरोना की लड़ाई थी, उन्होंने जितनी भी सुविधाएं मांगी थी सेंटर से, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री से या आदरणीय गृह मंत्री जी से, सारी सुविधाएं उनको पर्याप्त कराई गई थी। आज वो जो भी चाहते हैं वो मिल जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात करना, अगर एक बार बात नहीं भी हो पाई तो ऐसे उनके ऑफिस में कई कॉल हो गए, लोग चाहते होंगे बात करना, वो खुद नहीं बात करते हैं, वो अपने घर ऑफिस से निकलते नहीं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये वक्त राजनीति का नहीं, ये महामारी है, ये सबके लोगों को एक साथ मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। जितना साधन पर्याप्त इस देश में, उस साधन के साथ ही लोगों के साथ मुहैया किया जा सकता है, और उसमें जो जिसकी प्राथमिकता है उस प्राथमिकता को देखते हुए प्रायोरिटाइज करके देना पड़ेगा। लेकिन तो केंद्र को बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी ना। उससे समझ में आता है कि उसको अगर मंत्री आके कहेंगे कि सरकार महाराष्ट्र की अयोग्य और भ्रष्ट है, तो वो भी तो वैसे ही जवाब देंगे फिर पलट के। देखिए, आपको सही से मालूम है कि हम बड़ी सिंसियरिटी के साथ इस महामारी को लड़ रहे हैं। जिस तरह की भी सुविधाएं चाहिए हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और जब भी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो भी उन्होंने आग्रह किया उसको हम लोगों ने पूरा किया है। लेकिन अगर एक बार फोन पे ना भी बात हो पाई किसी वजह से, किसी कारणों से, उसको ट्विस्ट देके इस तरह से मीडिया में लाकर, ये सिर्फ समझ में आता है कि उनके मन में जो है वो राजनीति ज्यादा करने की कोशिश है, ना कि महामारी से लड़ने की। मैं फिर से कहता हूं कि ये वक्त है महामारी में सबको साथ इकट्ठा होकर लड़ने की। अभी कह रहे थे एक सज्जन कह रहे थे जो राजस्थान के थे मंत्री, वो कह रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अरे भाई, ये दुनिया में हिंदुस्तान आइसोलेशन में नहीं रहता है। अगर महामारी दूसरे मुल्क में है जो अपने बलबूते पर नहीं वैक्सीन इकट्ठा कर सकता है, ये जिम्मेदारी उस मुल्कों की है जहां पर इकट्ठा हो सकता है। आप तो कह रहे थे 2024 तक, तो राहुल गांधी कह रहे थे 2024 तक वैक्सीन आ ही नहीं पाएगा हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान में वैक्सीन है। राहुल गांधी क्या कह रहे थे थोड़ी देर के लिए, उसको छोड़ के एक बात कह रहा हूं केवल। हवाई जहाज में जाते हैं, एयर होस्टेस बताती है ना, ऑक्सीजन मास्क यहां से आएगा, लेकिन दूसरे की मदद करने के पहले अपना लगा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को बचाने में अपने निपट जाए। अरे यहाँ कोई कमी थोड़ी है रोहित जी, कोई थोड़ी कमी हो रही है वैक्सीन की। कमी नहीं है तो फिर ये हालात क्यों हो रहे हैं देश में? नहीं, बेतुकी बातें हैं ये, जिसमें कह रहा है कोई कि वैक्सीन की कमी है। बिल्कुल वैक्सीन अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और अवेलेबल भी होगी। जिस मेडिसिन की बात की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आपके साथ में बैठे हुए यहाँ पर, महाराष्ट्र का सीएम कह रहा है कि हमने पीएम को फोन करके बात करने की कोशिश की, बात ही नहीं हो पाई। फिर अरे ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोशिश की होगी बात करने के लिए, हो सकता है उस वक्त प्रधानमंत्री क्या उन्हीं की कॉल के लिए रुके हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वापस उनको कॉल जाएगा। हम कहा कह रहे हैं कि कॉल नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को कॉल आया, मैसेज गया, सापड़ा जी अभी दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा हमने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की है, और बात करने के बाद जवाब क्या मिला वो सारा वार्तालाप उन्होंने सामने रखा। महाराष्ट्र के सीएम ने सीधे पीएम को फोन किया, जबकि मदद तो उनको भी स्वास्थ्य मंत्री से ही चाहिए होगी, और फिर सुबह दिन भर इसका एजेंडा भी बना कि हमने पीएम को फोन किया, उनसे बात ही नहीं हो पा रही। देखिए रोहित जी, मैं आपको शुरुआत से थोड़ा सा क्रम बता दूं कि महाराष्ट्र के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही हुआ है। अगर आपको याद होगा, हैफकिन इंस्टीट्यूट जिसने तमाम सारे इंजेक्शन इस देश में 70 साल में जितने भी इंजेक्शन बने हैं वो तमाम सारे वैक्सीन उस हैफकिन इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने और हैफकिन इंस्टीट्यूट ने
हेल्थ मिनिस्टर को लिखा था और प्रधानमंत्री को दिसंबर में लिखा था कि हमें परमिशन दीजिए कि हम यहां पर भी ये टीका बना सके। उसकी परमिशन कब मिली? 4 दिन पहले मिली। और जब टीके बांटने का समय था तब गुजरात, जिसकी आबादी है 7 करोड़ की, उसको 16 लाख टीके मिलते हैं, और महाराष्ट्र, जिसकी आबादी 13 करोड़ है, उसको 7 लाख टीके मिलते हैं। तो ये सौतेला व्यवहार महाराष्ट्र के साथ में हमेशा देखा गया है। रेमडेसिविर के वितरण में भी हम देख रहे हैं। आपको अभी महाराष्ट्र के मंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मुख्यमंत्री के पास में उन कंपनियों के लोगों को लेकर के आए जिन्होंने कहा कि हमारे पास में 20 लाख वाइल्स रेमडेसिविर के पड़े हैं जो एक्सपोर्ट होने थे। तो जब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए खरीदने के, उसके बाद में वो कंपनियां कहती है हम आपको नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो हम देख रहे हैं, महामारी में भी राजनीति भारी है। ये भारतीय जनता पार्टी को, अरे वो कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, पब्लिक मर रही है वहां। मैं उसी पे आ रहा हूं कि आज एक दिन में 2,35,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं, 1345 लोगों की मौत हो रही है, शवाग्रह से लेकर के श्मशान तक कतार ही कतार लगी हुई है। आपके चैनल ने ही बताया कि अहमदाबाद के अंदर टोकन पर मिल रही थी लाशें, आपके चैनल ने बताया है। तो ऐसी भयानक परिस्थिति पूरे देश में हो गई है। आप चाहे लखनऊ ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए, अहमदाबाद, भोपाल, हर जगह में मास क्रिमेशन हो रहा है। और ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर मात्र राजनीति करेंगे, इनको तो गुजरात की हाईकोर्ट नहीं तो राहुल गांधी का ये कहना शोभा देता है क्या? राजनीति कर रही थी। राहुल गांधी का ये कहना शोभा देता है क्या? शमशान कब्रिस्तान जो कहा सो किया, शोभा देता है ये कहना? नहीं, ये जिम्मेदाराना बयान है। परिस्थिति ऐसी हो रही है कि टोकन पर लाशें मिल रही हैं, लाशें टोकन पर टिकी हुई है, तो विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो लोगों की गुहार जो है उसको एम्प्लीफाई करे। अगर ये सरकार सत्ता के नशे में बैठी हुई है, सत्ता के नशे में मशगूल है, तो उसको उस नशे से बाहर लाना जरूरी है। आज देश में हाहाकार मचा है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर के वहां पर जुमले बेच रहे हैं, वहां पर सोनार बंगला की बात कर रहे हैं। जुमले तो आपके नेता भी बेच रहे हैं सर, लाशों के ढेर लग गए हैं। आपको जुमले तो आपके नेता भी बेच रहे हैं, रैलियां तो आप लोग भी कर रहे हैं भाई, रैलियां तो आप लोग भी कर रहे हैं सापड़ा जी। और आपने यहाँ तो लॉकडाउन का ऐलान किया महाराष्ट्र में, ये कहते हुए कि पंढरपुर की वोटिंग के बाद वहां शुरू होगा लॉकडाउन। अब ये भला कौन सा लॉकडाउन है जो 4 तरफ से खुला है और पंढरपुर की वोटिंग भी कराना चाहता है, और उसके बाद ठीकरा डाल देता है कि साहब चुनाव आयोग ने कहा है। वही वो भी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है। अब मैं वापस जा रहा हूं दोनों मंत्रियों के पास। एक सेकंड, आप लोग रोज लड़ते हैं सर, आपको आगे भी मौके मिलते रहेंगे लड़ने के, लेकिन रणनीति बनानी है मंत्रियों ने। मैं सापड़ा जी प्लीज सर, प्लीज वो सिंहदेव साहब बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जनता ट्राई कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री को हम 1 घंटे यहां बैठाए हुए हैं, समझिए उनके टाइम की तो वैल्यू समझ लीजिए। कम से कम आपको लड़ने के बहुत मौके मिलेंगे सापड़ा जी, बहुत मौका मिलेगा आपको लड़ने का। खाली आरोप लगाना जानते हैं। अरे सर मैंने तो केवल बात रख दी सामने, सारी बात रख दी सामने, मैंने लोगों को सुनने तो दो, सारी बात मैंने सामने रख दी। जो कुछ हो रहा है वो सामने हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि प्रधानमंत्री एक तरफ कुंभ में कह रहे हैं कि अपील की है हमने कि इसको सांकेतिक कर लिया जाए, दूसरी तरफ उनकी रैलियां हो रही है पश्चिम बंगाल में। हम तो सब चीजें रख रहे हैं, उसके बाद भी गाली खा लेंगे सापड़ा जी आपकी, लेकिन लोगों की जान तो बचा लीजिए, गालियां हमें देते रहना। अरे लोगों को मरने से तो बचा लीजिए, हमें गाली देके आपका पेट भर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को तो बचा लीजिए कम से कम। जिन्होंने वोट दिया उनकी तो जान मत लीजिए। बात कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए गुहार लगा रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ गुहार लगा रही है कांग्रेस पार्टी। जब आपसे पिछली बार पूछा था तो राहुल जी ने कह दिया था मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं हूं। आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं पीएम मेरा फोन नहीं उठाता। अगर यही कहना था आपको तो फिर जनता ने इसीलिए वोट दिया था। की बात मात्र करके कोई फायदा टीएस सिंहदेव साहब, देश में हाहाकार मचा हुआ है। एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज सापड़ा जी मुझे पता है आपका यही काम है, आपको ट्रेनिंग इसी चीज की है, लेकिन सर इस समय ना ये बंद कर दीजिए धंधा। इस समय प्लीज थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ बात कर लीजिए, थोड़ा संवेदनशीलता के साथ बात कर लीजिए, थोड़ी सी, केवल बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं आपसे, थोड़ी सी कह रहा हूं। प्लीज सर, प्लीज सापड़ा जी, प्लीज सापड़ा जी प्लीज, आप देख लीजिए सापड़ा जी हर घर में आग आ रही है, हर घर में आ रही है, अकेले एक का मकान नहीं है, इसलिए प्लीज एक दूसरे को ये बताने से कि तुम नंगे हो पहले खुद देख लीजिए कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है। टीएस सिंहदेव साहब, क्या लॉकडाउन ही इलाज है? लोगों को लग रहा है कि पता नहीं 2 मई के बाद अचानक ऐसा ना हो कि अब तो चुनाव खत्म हो गए और राजनीतिक पार्टियां सारी हां कर दें कि ठीक है लॉकडाउन लगा देते हैं। सिंहदेव साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरा सवाल यह है, लोगों के मन में एक भावना बैठ गई है कि 2 मई को चुनाव जब खत्म हो जाएगा
हो सकता है उसके बाद सारी राजनीतिक पार्टियां सहमति दे दें कि लॉकडाउन लगा देते हैं। ऐसा तो कोई प्लान नहीं हो रहा। अब उसके बारे में तो रोहित जी मैं नहीं कह सकता। इस बात का जवाब उसके पहले एक टिप्पणी आपकी ओर से आई थी कोवैक्सीन के संबंध में, तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। प्रश्न देश में बनी हुई वैक्सीन पे भरोसा का नहीं है, प्रश्न विज्ञान और वैज्ञानिकों का है। और विज्ञान और वैज्ञानिकों की जब बात आती है तो प्रमाण और प्रक्रिया की बात होती है, जिस बात को मैंने रखा था। और आज भी मैं जहां तक प्रमाण और प्रामाणिकता की बात है उस पर कायम हूं। जब क्लिनिकल ट्रायल मोड से दस्तखत करके फॉर्म भर के प्रक्रिया से हटा दिया था कोवैक्सीन को, तो 15 मार्च से छत्तीसगढ़ में भी कोवैक्सीन लग रही है और कल ही 2 लाख वैक्सीन आई है, उसका भी उपयोग होगा। जहां तक लॉकडाउन की बात आपने की, छत्तीसगढ़ में 6 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख से अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगा है। ये चुनाव की बात तो मैं नहीं कह सकता। और लॉकडाउन इलाज नहीं है। लॉकडाउन चेन को तोड़ने की एक क्रिया हो सकती है, स्लो डाउन करने की एक क्रिया हो सकती है। व्यापक फैलाव अगर कोरोना का हो रहा है और उसको सामान्य प्रक्रियाओं से रोकने की स्थिति नहीं बन रही है, तो लॉकडाउन कहें या कंटेनमेंट जोन को एक्टिवेट करना कहें, ये एक रास्ता अपनाया जा सकता है। अनिल विज साहब, पहले तो हरियाणा की सरकार मना कर रही थी, अब लॉकडाउन का विकल्प मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम देखिए हमने लॉकडाउन के लिए पहले ही मना किया। हालांकि मैं समझता हूं कि कोरोना को रोकने से फैलने के 2 ही तरीके हैं, एक लॉकडाउन है और दूसरा है कोरोना के प्रोटोकॉल की सख्ती। तो लॉकडाउन हम लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बची भी रहे। इसलिए मैंने अभी 2 दिन पहले एसपीडीसीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, मैंने उसमें अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। हालांकि मुझे मालूम है कि सख्ती करने से जनता नाराज होती है, लेकिन मैं जनता की नाराजगी झेलने के लिए तैयार हूं। मैं लाशों के ढेर देखने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए पूरी तरह से सख्ती की जा रही है और सख्ती से ही इससे बचा जा सकता है। प्रताप जी, लॉकडाउन लगने के कोई संकेत, कोई आसार हैं क्या? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन पूरा इस समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है कि जिनके सामने रोजी रोटी का संकट होता है, हमें उनकी चिंता करनी पड़ेगी। जब हम आज सैटरडे को हमने जब शुक्रवार की शाम को अनाउंस किया मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत साहब ने, उसके बाद मेरे पास सैकड़ों फोन आ गए, ठेला लगा सकते हैं क्या, परचूनी की। लेकिन हमारे यहाँ पे परचूनी की दुकान खुली है, मेडिकल की खुली है, ऑटो वाला चला रहा है, रोडवेज की बसें चल रही है। लेकिन ये लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। हमें सख्त होना पड़ेगा, प्रोटोकॉल निभाना पड़ेगा। पैनिक जबरदस्त है इस बार, और इसमें मीडिया की भी भूमिका बहुत अच्छी है कि इतना जबरदस्त पैनिक है कि आदमी जब पैनिक को मानकर और भीड़ से निकलेगा, अपना बचाव करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरी डॉक्टर भंडारी से बात हुई, राजस्थान के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जिसके 2 वैक्सीन लग जाती है, ये वैक्सीनेशन फास्ट होता है, उसमें कोरोना आ भी जाता है तो उतना मजबूत नहीं होता कोरोना। तो वैक्सीनेशन को फास्ट करने की जरूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह को। मैं फिर कह रहा हूं, केंद्र सरकार को सब काम छोड़कर, जब आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कहां मना किया था? केंद्र सरकार सब पार्टियों की मीटिंग बुलाती, ये तो दिख ही रहा था। इलेक्शन को लेकर भी रास्ता निकाला जा सकता था। तो भूमिका तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे आज कांग्रेस की होती तो हमें जवाब देना पड़ता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बड़े भाई की भूमिका में नजर आना ही पड़ेगा। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बार बार गुस्सा करते हैं। मैंने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रतिनिधि होता है, अभी कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर, आपको केंद्रीय सरकार की भूमिका तो निभाने, वो नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। अरे भाई, जो जितना बड़ा होता है उसको तो गुस्सा सुनने की आदत होनी चाहिए, तो वो सुनेगा तभी तो समझेगा। यदि प्रधानमंत्री भी गुस्सा करने लगेंगे तो देश कैसे चलेगा? और प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग भी गुस्सा करने लगेंगे बात बात पर। चलिए, उम्मीद है प्रताप जी जो बात आप कह रहे हैं वो व्यावहारिक तौर पर भी दिखाई देगी। राज्यों और केंद्र के संबंध राजनीतिक पार्टियों की जो अपनी मजबूरियां हैं उनसे इतर इस आपदा के काल में जरा एक सुर के दिखाई देंगे और दोनों मिलकर इस कोरोना के कहर से लड़ते हुए दिखाई देंगे।